नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट शख्सियत की हमारी मेहमान है उभरती लेखिका, दिल्ली से निकलने वाली त्रैमासिक पत्रिका शब्दाहुति की उप संपादक श्रीमती अदिति अमित सिंह भदौरिया। अदिति जी, आपका स्वागत है। आत्मीय अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट शख्सियत के भीतर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और प्राइम टॉक का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे ये अवसर दिया। चलिए अदिति जी, आपको बतौर शख्सियत देखा जाता है और शख्सियत इसलिए देखा जाता है कि आप देवी अहिल्या की नगरी में एक नवाचार फिर अपनी ज़िंदगी में कर चुकी है। पिछले 3 सालों से आप अपने आप को एक लेखिका बतौर भली व लघु कथा के क्षेत्र में हो, चाहे वह कहानीकार के क्षेत्र में हो या फिर काव्य के क्षेत्र में हो, तीनों क्षेत्र में लेखन का प्रयास कर रही है और आपकी बुक्स भी अब आने को है, जिस तरह से प्रिंटिंग पर गई है। हम इस विषय पर तो बात करेंगे क्योंकि मुख्य विषय यही है, लेकिन हम आपके बाल्यकाल को भी इस इंटरव्यू के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से खंगालना चाहेंगे। कैसा आपका बचपन रहा है, माता पिता कौन रहे हैं और किस तरह आपको सीख और संस्कार जीवन के मूल मंत्र के रूप में मिले हुए हैं। हाँ, आप मुझे मेरे बचपन तक ले जाना चाहते हैं तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब अपने बच्चों को देखते तो लगता है कि हाँ, ये अच्छा समय था जो हमने बहुत जल्दी लगता है जैसे व्यतीत कर दिया। बचपन से ही हिंदी पढ़ने का और हिंदी का परिवेश था हमारे घर में। मेरे पिताजी जो डॉक्टर हैं, दादाजी जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर रहे हैं, तो उनका लेकिन जो रुचि थी वो हिंदी साहित्य की तरफ थी। तो पढ़ना और अच्छा पढ़ना, चाहे वो समाचार पत्र हो, चाहे कोई कविता हो, चाहे कुछ भी प्रकार का कोई लेख हो, ये हमें बताया जाता था कि इसे पढ़ना है क्योंकि इससे कुछ सीखना है। शायद यही जो प्रवृत्ति रही उसी ने मुझे लेखन की तरफ, हिंदी लेखन की तरफ जुझारू रूप से कुछ करने का लगन मेरे अंदर रखी। तो भी पूरी तरह क्रेडिट जिसे हम कहते हैं परिवार को जाता है, मेरा परिवार विरासत के रूप में, खासकर मेरे पिताजी को। क्या बात है, विरासत के रूप में जब कोई चीज़ हमें मूल मंत्र के रूप में मिलती है और जीवन को आगे बढ़ाने के लिए मिलती है तो कहीं ना कहीं शख्सियत युग है कि सक्सेस की ओर दिखाई देती है। वो भी आपके भीतर ये गुण दिखाई देता है। स्कूली शिक्षा के बारे में बात करना चाहेंगे, कहाँ हुई है, कॉलेज लाइफ कैसी रही है? स्कूली शिक्षा मेरी हुई है उरई में, लेकिन मेरी कॉलेज की जो शिक्षा है वो दिल्ली से हुई है। लेकिन तब भी हमारा हिंदी की तरफ ही झुकान था, तो मैंने बीए ऑनर्स किया है। तब हमने जो किताब पढ़ी वो उसका नाम था अंधा युग। एक एक शब्द आज भी हमें याद है। तब पढ़ाने वाले भी उतनी लगन से पढ़ते थे और पढ़ने वालों को भी पता होता था कि हमें पूरी तरह अपना 100% देना है, तभी हम कुछ सीख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। तो ये बहुत अच्छा भाग्य रहा कि पढ़ने के लिए पुस्तकें भी बहुत अच्छी रहीं। उसमें भी स्कूल और कॉलेजेस में भी उस समय की पुस्तकों का, उस समय की शिक्षा का एक महत्व रहा मेरे जीवन में। बिल्कुल सही कहा। आप लेखन कार्य से जुड़ी, इस मौके पर ये जरूर सुनना चाहेंगे, पहली रचना कौन सी थी, किस तरह अपने आप को अपने एक लेखिका के रूप में स्थापित करने की शुरुआत करनी? पहली रचना जब मैंने लिखी थी तो उसका नाम था, मैंने जो पढ़ी थी वो था बूढ़े का उत्सव। कहानी थी एक जो मेरे पिताजी ने मुझे लाके दी कि इस कहानी को पढ़ो तुम्हें कुछ अच्छा लगेगा। क्या बात। उस कहानी ने मुझे इतना प्रभावित किया कि मेरी पहली रचना हुई शिलालेख, मैंने नाम दिया उसका। ये शिलालेख कहानी थी जो कि फिर मैंने छपने के लिए एक जगह भेजी और मेरा सौभाग्य रहा कि श्रीमती कमल कपूर जी उप संपादक थी और अरविंद बख्शी जी के देख रेख में वो किताब आ रही थी। किताब का नाम था मन में बसा आकाश। ये एक साझा संग्रह था कहानियों का। तो उसमें मेरी जब रचना छपी तब एक थोड़ा सा हौसला बढ़ा कि हाँ, अगर आपकी रचना को कोई संपादकीय क्षेत्र के लोग पसंद कर रहे हैं तो आप इसमें कुछ और कार्य कर सकती हैं। लेकिन तभी मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि अभी छपने या अपनी रचनाएं भेजने की जल्दबाजी मत करो, अभी गहन अध्ययन करो। ये पहला एक तुमने पड़ाव पार कर लिया कि हाँ, तुम्हें इस तरह लिखना है, तो अब पूरी तरह समय दो अध्ययन को, ताकि और परिपक्वता आ पाए, क्योंकि समय और आयु के हिसाब से परिपक्वता आनी जरूरी थी, तभी हम लेखन में कुछ कर सकते हैं। वाकई अदिति जी, आपको जो मार्गदर्शन मिला है वाकई काफी ठोक बजा के जिसको कहते हैं, उन्होंने का नहीं, कहीं कुछ जमीन पर चलने का मार्गदर्शन मिला। और कई बार श्रेष्ठ गुरुजन उसी कहा जाता है, चाहे माता हो चाहे पिता हो, जो ये कहे कि भागो नहीं, जागो और जागकर संभल कर आगे बढ़ो तो दूर तक जाओगे और ऐसा लिख पाओगे जो कि समसामयिक रहेगा। आपने समसामयिक विषयों पर भी लिखना आरंभ कर दिया। जी हाँ, किस तरह से 3 सालों से आप सक्रिय लेखन कार्य कर रही, 3 सालों में क्या क्या लिखा है, कितना समय देती? एक साझा संग्रह आया लघु कथा का प्रवाह, जो कि विचार प्रवाह साहित्य मंच की तरफ से आया। उसमें मेरी 5 लघु कथाएं आई
और इसके साथ साथ भारत और नेपाल की तरफ से जो कोलैबोरेशन में निकली काव्य संग्रह निकला, उसमें मेरी काव्य संग्रह आया, कविता आई मेरी उसमें, ये शुभ संकल्प के आई। कथादेश अभी एक साझा संग्रह है, उसमें मेरी लघु कथा को समय दिया गया। और समसामयिक विषयों के लिए मैं श्रीमती संध्या राय चौधरी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के मीडिया पलटन में हो या उन्हीं के प्रदेशवार्ता.com में हूँ, जिसमें समसामयिक विषयों पर लेख मेरे आते हैं। लेखन कार्य से तो आप पहले से जुड़ी हुई है, यूँ कहे कि 1.5 दशक हो गया है जब से आप नारीत्व करके एक पत्रिका निकलती थी, वहाँ भी सहायक संपादक बतौर आप लेखन कार्य किया करती थी, और आज शब्दाहुति की सहायक संपादिका बतौर काम कर रही, त्रैमासिक पत्रिका, साहित्य के बड़े बड़े दिग्गज लोगों की रचनाएं उसमें छपती है। किस तरह का कार्य होता है, कितना अपने आप को सार्थक मानती है अपने जीवन को इतने बड़े कार्य को करना, दिल्ली स्तर पर करना? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना बहुत ही सुनहरे पल की तरफ मुझे ले गए। नारीत्व त्रैमासिक हिंदी पत्रिका आती थी, जिसका उपसंपादन का कार्यभार मुझे दिया गया। हमारी संपादक मैम का नाम था अनीता बंसल जी। अमिता बंसल जी के देखरेख में मैंने उप संपादक का कार्य शुरू किया और सीखा। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी कि सीखा, जो भी आज उप संपादक का कार्य है, ये पूरी तरह मैं क्रेडिट अमिता बंसल जी को देती हूँ। नारीत्व मैगजीन से जो सफ़र शुरू हुआ, फिर कुछ समय के लिए मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, क्योंकि शादी हो गई, तो थोड़ा सा परिवार को समय देते हुए 2 वर्ष पहले मुझे नरेंद्र त्यागी जी का एक कॉल आया। हमारी कोई ऐसे परिचय नहीं था, बस कविता संग्रह उनके अंडर आ रहा था, मेरा एक साझा कविता संग्रह। तभी मेरी बातचीत हुई, तभी सर से पता चला कि सर एक त्रैमासिक पत्रिका शुरू कर रहे हैं। तो जब उन्हें पता चला कि मैं एक उप संपादक रह चुकी हूँ, तो उन्होंने पहले मेरा टेस्ट लिया कि आप पहले बताइए कि आप कैसे कैसे उप संपादन का जो कार्य है वो आप किस तरह करते हैं। जब मैंने अपना कार्य उनके सामने प्रस्तुत किया, तो फॉर्चुनेटली उन्होंने मुझे ये काबिल समझा, मैं उनका धन्यवाद देती हूँ कि आप शब्दाहुति त्रैमासिक पत्रिका की उप संपादन का कार्यभार मुझे दिया गया। और उसके साथ साथ ही मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहती हूँ डॉक्टर प्रेम जन्म जी, जिनको मैं अपना साहित्यिक गुरु मानती हूँ। बहुत सुंदर। उन्से मुझे मिलवाया ललित लालित्य जी ने, जो कि NBT के संपादक है, जिनको कौन नहीं जानता। दिग्गज नामों आपके साथ जुड़े रहे जी। उन्हीं का सहयोग से, ललित जी के सहयोग से मैं 3 वर्ष पूर्व इंदौर में मेरा हुआ कि हाँ, मैं इंदौर के लेखन समारोह में जा सकती हूँ। और फिर डॉक्टर प्रेम जन्म जी से लेकर इस पत्रिका में जोड़ने के लिए मेरा सौभाग्य रहा कि देश की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सूर्य बाला जी का साक्षात्कार लेने का मुझे अवसर मिला। दिनेश रिविक जी की लघु कथा हो या कमलेश भारती जी की लघु कथा हो, उनका संग्रह करने का मौका मिला और सुअवसर मिला कि मैं उनके कार्य को उपसंपादन कर सकूं। क्या बात है। ये जो पत्रिका है आपकी शब्दाहुति, इसमें किन किन उन दिग्गज लेखकों के लिए किया? डॉक्टर प्रेम जन्म जी का व्यंग, जो कि किसी परिचय के कोई मोहताज नहीं है, ललित लालित्य जी की कविता, रणवीर राव जी की कविता, दिनेश रिविक जी का बाल अंक और कमलेश भारती जी की लघु कथा के साथ साथ सूर्य बाला जी का एक बेहतरीन साक्षात्कार आपको शब्दाहुति के एक प्रथम अंक में मिलेगा। प्रथम अंक में हमें इतना सहयोग मिला, जैसे इंदौर से सतीश राठी जी हो गए, सुषमा दुबे जी हो गई, सुषमा व्यास राजनीति जी हो गई। तो बड़े बड़े नामों को जोड़ने का जो बीड़ा मैंने उठाया था, सौभाग्यवश मुझे वो पूरा हुआ मेरा। तो आगामी अंकों में भी हमारा यही है कि जितने अच्छे और साहित्यिक लोग हो सके, हम उन्हें इनके साथ जोड़ना चाहेंगे। अदिति जी, लेकिन एक माहौल बन रहा है, देखा जाए देश भर की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, या फिर देवी अहिल्या की नगरी इंदौर की क्यों न बात की जाए, एक साहित्यिक माहौल बन रहा है। आप जैसे नवोदित यूँ कहे कि उभरते जो साहित्यकार है, लेखक लेखिका हैं, वाकई एक मंच पर आ रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कार्यक्रम भी सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं, बड़े आयोजन भी हो रहे हैं, ढेर सारे सम्मान समारोह भी हो रहे हैं। कितनी सही दिशा में साहित्यिक क्षेत्र आगे बढ़ रहा है नई पीढ़ी के साथ। माफ़ कीजिएगा, इससे मैं थोड़ी सी नहीं करती हूँ बात को इसका जी। क्योंकि इतने सारे सम्मान समारोह शुरू हो चुके हैं कि सच में हिंदी साहित्य के लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक गलत विचार और गलत प्रभाव भी डालता है। लोग सम्मान पत्रों के लिए, सम्मान के लिए इतनी होड़ में हैं कि उन्हें ये भूल जाते हैं कि क्या हमने वो रचना रची है। हमें लगने लगता है, हम कहीं ना कहीं ये मैं भी सोच सकती हूँ, हमें लगने लगता है कि कालजयी रचना रच चुके हैं और इस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है सम्मान लेने का। वो जो आजकल समाचार पत्रों में या कई सम्मान समारोह में दिखा कि 415वां सम्मान मुझे मिला,
मैं यहाँ छपी, मैं वहाँ छपी। छपने की होड़ और सम्मान पाने की जो होड़ है ना, उसने साहित्य को बहुत पीछे कर दिया है। इसी कारण शब्दाहुति के साथ जुड़ने का कारण था कि पूरी तरह एक साहित्यिक पत्रिका थी कि जहाँ हम भौतिकवाद को नहीं लेकर आएंगे, ना किसी सम्मान प्राप्त इंसान यहाँ पर ऐसे रुकेगी कि नहीं आपको इतना सम्मान दिया जाएगा कि आप रुकिए। इसके किसी भी रचनाकार से हम कभी कोई अनुदान नहीं लेते उनको छापने का, और नवोदित को ज़्यादा छापना चाहते हैं क्योंकि हमें ज़मीन में खड़े हुए लोग चाहिए जो कि एकदम सम्मानों से भरपूर हैं, उनके पास तो है, तो हम आगामी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। तो इसलिए शब्दाहुति हमेशा ही कोशिश रहेगी कि नवोदित रचनाकार प्रतिष्ठित और नवोदित दोनों रचनाकार हों और उनसे किसी भी प्रकार का अनुदान नहीं लिया जाएगा इसमें रचना छापने के लिए। सही बात है, और कहीं ना कहीं यही बात दूध का दूध और पानी का पानी भी करेगी, और सही नवोदित जो लेखक है, जो रचनाकार है, जो लघु कथाकार है, उनको सही स्थान मिल सकेगा। बाकी लेखन कार्य गहराई में देखती है आप, जब सिलेक्ट करती हुई इस शब्दावती में लेखन छपना है तो वाकई कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, वाकई समसामयिक विषयों पर लेखन कार्य हुआ है, या फिर हमारे समाज को कोई दिशा देने का काम कर रहा है? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जितनी पत्रिकाएं जो आती हैं उनका सबसे पहले पीछे के पन्ने जो ग्लैमराइज रहते हैं, हमने वो बंद किया। क्या कि जब भी कोई सी का नाम शब्दाहुति होए तो उसके दिमाग में होना चाहिए कि साहित्यिक पत्रिका है, साहित्य इसमें जो मिलेगा वो शायद हमें कहीं ना मिले। शब्द क्या होती है जी, और नवोदित रचनाकारों को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए उनके अंदर कि हमें यहाँ छपना है, और प्रतिष्ठित रचनाकारों का ये होना चाहिए कि हाँ हम वहाँ छपे। बिल्कुल सही। इन दोनों के बीच का जो बांध है वो हमें बनाना है, और ये ईश्वर से कामना है कि ऐसा ही बना रहे जो जिस सोच को लेके हम चले हैं। बाकी आपकी सोच जो है आइडियल है, आदर्श है, और कहने के नवोदित प्रतिभाशाली जो लेखक है उनके लिए बहुत कारगर और मार्ग प्रशस्त करती नजर आएगी। आपको भी एक शख्सियत के बतौर हम इंटरव्यू करें, लेकिन आप एक बिग अचीवर्स के रूप में भी देखी जाती। आपके नाम भी कई सम्मान है, देखा जाए तो कई तरह के मंचों पर आप भी सम्मानित हुई। वो कौन कौन से अचीवमेंट आपके नाम है जहाँ आप सम्मानित हुई? मेरा सौभाग्य रहा है कि कम सम्मान मिले लेकिन प्रतिष्ठित सम्मान मिले। बिल्कुल सही कहा। क्षितिज लघु कथा सम्मेलन में मुझे लघु कथा के लिए सम्मानित किया गया। एस.एन. तिवारी जी का सम्मान मिला मुझे काव्य लेखन के लिए, और महादेवी वर्मा जी के नाम का सम्मान मुझे मेरे काव्य रचना के लिए मिला। शुभ संकल्प ने मुझे सम्मान दिया। तो लेकिन ये मेरा आप नवोदित कलाकारों से भी, नवोदित रचनाकारों से भी ये निवेदन है कि सम्मान कम लें, प्रतिष्ठित लें, लिखने और पढ़ने की तरफ ज़्यादा आप रुचि रखें, तभी सम्मान आपकी तरफ आएंगे। अगर हम सम्मान की तरफ भागेंगे तो हम लेखन से छूट जाएंगे जो हमारा असली व्यक्तित्व बताएगा। सही बात। तो आप कोशिश करें कि लिखें, पढ़ें, छपना या सम्मान लेना इनकी तरफ अगर हम नहीं भागेंगे तो अपने आप हमारे आज जो लेखन निखरेगा और लोग हम तक पहुंचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने कि लेखन को यदि निखारना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के लिए उन अच्छे रचनाकारों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे लेखककारों को पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कहानीकारों को पढ़ना पड़ेगा, जिनसे आप कहीं एक दिशा तय कर सकते हैं कि हमें किस दिशा में लेखन कार्य को आगे बढ़ाना है और एक समाज में अपनी अमिट पहचान स्थापित करना है। आप काफ़ी परिवार में भी समय देती, लिखने का समय कैसे निकाल पाती, कितनी मेहनत करना पड़ती है, कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है? सैक्रिफाइस तो नहीं करना पड़ता सर, लेकिन ये समर्पण की जो भावना है परिवार के प्रति, वो मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, एक 8 साल की बेटी है और एक 4 साल का बेटा है, तो उसको तालमेल बनाते हुए मैं लेखन कार्य रात को करती हूँ ताकि वो समय मेरा निकल पाए, दिन में कभी कोई परेशानी बच्चों को ना हो। या लेखन बहुत आपका डेडिकेशन मांगता है और उतना ही ज़रूरी डेडिकेशन आपका परिवार के प्रति है। बिल्कुल सही कहा। तो दोनों को तालमेल बिठाते हुए मैं समय निकालती हूँ। जैसे समय की खुरचन जो मिलती है उस पे उसको मैं अपना रखती हूँ, अपने आप को बचा के समय को बचत के रूप में। बिल्कुल। मैं कहीं किसी भी समारोह में भागती हूँ, कहीं कुछ नहीं, मेरा बहुत ज़्यादा नहीं है कि समारोह में, सार्वजनिक समारोह से भी बहुत दूरी बना के रखती हूँ ताकि जितना समय हो सके परिवार को और लेखन को। बिल्कुल। और अमित जी का सहयोग कितनी? बहुत ज़्यादा जी। हाँ, ये जो भी मेरा समय निकला है पिछले 3 वर्षों का, जो सफलतापूर्वक निकला है और आगे जो मुझे उम्मीद है बहुत कुछ लिख पाई है, इसका पूरा श्रेय अमित जी को जाता है। अभी क्या क्या लिख डाला है आपने जो छपने गया मेरा है? एक काव्य संग्रह जिसका नाम है खामोशियों की गूंज, वो आने वाला है। जी सर, सबसे ज्यादा खामोशियों की ही गूंज होती है। सुनाई कम देती? बहुत देती है। जिसे सुनाई देना हो उसे सुनाई दे जाती है। बिल्कुल सर। इसके अलावा एक उपन्यास है बहते शब्द,
ओके, वो भी आगामी आ रहा है। और एक मैं किसी नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ, उन पे उनकी बायोपिक लिख रही हूँ, जो कि इसी वर्ष ये तीनों किताबें आप सबके समक्ष होंगी। वाकई पंचलाइन जो दी गई है आपने आपके लेखन कार्य को बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल एक चुप सी जाती है, एकदम ध्यान आकर्षित हो जाता है, कहीं ना कहीं पढ़ने को दिल करता है। आपके बारे में और भी करना चाहेंगे, आप अध्यात्म में कितनी रुचि लेते हैं? मेरे पूरी तरह निष्ठा महादेव जी पर है। क्या बात? मुझे लगता है कि जो हो रहा है वो उनके द्वारा निश्चित किया जा चुका है, और जो होने वाला है वो भी निश्चित हो चुका है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये महादेव की ही कृपा थी कि मैं श्रीमती अदिति अमित सिंह भदौरिया बनी, और इसीलिए ये सफ़र भी यहाँ तक आ पाया। ये सौभाग्यवश उनका जो आशीर्वाद रहा है मुझ पे, ये हर तरफ से मुझ पे अनुकंपा रही उनकी। वाकई आपने सही कहा कि मनुष्य का जीवन जो है स्क्रिप्टेड है, और कहीं ना कहीं यही अध्यात्म है जो इस मूल मंत्र को साध लेता है, वह कहीं ना कहीं सही दिशा में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। यदि गोल की बात करना चाहें तो किस तरह आप आगे बढ़ना चाहती हैं, क्योंकि अब तो आप बहुत 3 साल से एक्टिव लेखन कार्य से जुड़ी हुई, आपको इंदौर शहर में पहचाना जा रहा है, दिल्ली से निकलने वाली की मैगजीन की सहायक संपादक बतौर आप कार्य कर रही है, क्योंकि काम करने का एक आपके भीतर जज्बा। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो भी लेखन हो वो पाठकों तक पहुँचे, वो रचनाकारों तक पहुँचे। प्रतिष्ठित रचनाकार मुझ में अपनी छवि देखें, तो नवोदित रचनाकार मुझ में अपना वो देखें कि हमें यहाँ तक आना है। और पूरी तरह से मुझ पर आशीर्वाद बना रहे सरस्वती माता का कि मैं लेखन में इतना साहित्य को कुछ दे पाऊँ कि मैं इस काबिल बन सकूं कि साहित्य को कुछ दे पाऊं। बस यही मेरा इच्छा है। जिसे देखा जाता है कोविड-19 वैश्विक महामारी का दौर आया, कहीं ना कहीं पिछले 1 साल से एकांतवास में ज़्यादातर लोग हैं, पढ़ने की लोगों की क्षमता है, कहीं ना कहीं ललक लोगों के भीतर भी पैदा हुई है। कुल मिला के आप जैसे लेखक जो कि उभरते लेखक है, इन दिनों को आपने भी साधा होगा, कुछ नया लिखने की कोशिश की होगी, विचारों में परिवर्तन आया होगा, स्थिर भाव में हर लेखक देखा जा रहा, मानव जाति यूँ कहे कि हर प्राणी देखा जा रहा है कि कहीं कुछ ऐसा पढ़ा जाए जिससे हमें अवसाद से बाहर निकलने का मौका मिला। आपको नई उम्मीद की किरण लगती है? बिल्कुल लगती है सर। मैं कोविड को ये मानती हूँ कि बहुत एक ऐसी बीमारी जिससे हम कभी जूझना नहीं चाहते थे, जिससे कभी कोई नहीं चाहता कि समाज जूझे। बिल्कुल। लेकिन बदकिस्मती से ये आई है, और महादेव की कृपा रहेगी तो बहुत जल्दी हम इससे उभर कर आएंगे। साहित्य ने इन दिनों में काफ़ी अपना योगदान दिया, क्योंकि साहित्य ये जो ऑनलाइन लोग जुड़े, ऑनलाइन समागम जुड़े, उसने लोगों को साथ में बांधे रखा जी। कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवेश दिया कि हम अपना लेखन सुधार सके, सामाजिक परिवेश दे, हम अपने आप को जान सके कि जो हमारे लिए अहमियत रखते बस वही हमारे साथ हैं, हमारा परिवार, हम और हमारा लेखन, यही हमारा जीवन है, यही हमारा अस्तित्व है। इससे वो जो भागम भाग मची हुई थी उससे हम दूर हुए, उसको हमने थोड़ा सा कटे तो हम समझे कि असल में जीवन यही है, यही परिवार, यही बच्चे और यही हम। बिल्कुल बिल्कुल सत्यता से कहीं ना कहीं परिचय करवाया, परिचय हुआ, और ये परिचय मुझे लगता है कि आने वाली जिंदगी में काफ़ी लाभप्रद। बिल्कुल बिल्कुल। अदिति जी, आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, शख्सियत बतौर चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्राइम टॉक को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय मुझे देकर मेरे कुछ शब्दों को समय दिया। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार।